हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 12 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कॉस्ट शीट आई होप सबको याद रहेगा। प्रीवियस क्लास में हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया था। एस्टिमेटेड मतलब एक ईयर दिया है, उसके बेसिस पे दूसरा ईयर आपको प्रिपेयर करना है। आज का सम देखते क्या दिया है। फॉर्मेट सबको याद है? बढ़िया है। चलिए पेज 314 है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया गया है, जरा ध्यान देना। इसके पहले क्या होता था, आपको एक ट्रायल बैलेंस जैसा दिया रहता था। आप उसमें मार्किंग करते थे कि भैया ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फैक्ट्री कॉस्ट है। अभी हमको ना ये बना के दिया हुआ है मैडम, मैम यहाँ पे आप ऐसा किसी की यादों में खोए हुए, यादों को तुमने संजो दिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर ध्यान दो बेशर्मो, एंजॉय कर रही हो, मस्त बोल रहा है। बोल और बोल। चलिए आप देखो, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, सीधा रास्ता बराबर है। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में बना के दिया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट। और हम इसको कन्वर्ट करने वाले कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट शीट के अंदर। हमको करना क्या है कि इसमें से ही कॉस्ट शीट बनाने का है। नॉर्मली जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आपको इसमें से कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, और कॉस्ट शीट 2013 का इंफॉर्मेशन दिया है और कॉस्ट शीट 2014 का बनाने का ऐसा बोला है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। 2013 दिया हुआ है, 2014 का हम लोग बनाने। एस्टिमेशन इसी हिसाब से, डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। ठीक है क्या खुशबू जी? चलिए तो सबसे पहला मटेरियल ढूंढेंगे खुशबू जी। मटेरियल दिया हुआ है, दिया है मटेरियल, हाँ जी, बट क्लोजिंग स्टॉक भी तो दिया है ना। तो हमारा मटेरियल का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल फाइंड करना है तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस वो तो अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग लिखते ही। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, परचेज है 80,000, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग है 5,000, 80 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 75। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया? 75। ये समझा आपको? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। डायरेक्ट मटेरियल के बाद हम फाइंड करने वाले हैं डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया है? 30,000, तो डायरेक्ट वेजेस 30,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 25। समझ में आया? तीनों को ऐड करें तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कितना? 40,000। तो भाई लिख दो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कितना लिखोगे? 40,000। अरे समझा? ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा क्या? नहीं। ऑफिस सैलरी कहां जाएगा? ऑफिस खर्चे के अंदर। देखो ऑफिस एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है, ऑफिस सैलरी कितना है? 25,000। फिर ऑफिस रेंट दिया, ऑफिस के अंदर ही आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में चले जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कितना लिख दूंगा मैं? 12,500। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आता है, गुडविल नहीं आता है। हमेशा याद रखना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है। गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, आपका कॉस्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है। कुछ खर्चे जो सिर्फ फाइनेंस में होते हैं, कॉस्ट में नहीं आता है। तो ये दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस में दिखेगा, कॉस्ट शीट में नहीं दिखेगा। तो हमने सब चीज लिख दिया, खाली ये दो चीज को इग्नोर मारा है। समझा मैडम? वेरी गुड। क्रेडिट साइड पे जाएंगे। क्रेडिट साइड पे क्या दिख रहा है? सेल्स और साथ ही साथ यूनिट। तो 2,50,000 यूनिट का सेल्स किया है मैंने, सेल्स, और एक चीज लिख दिया मैंने, यूनिट। अब याद रखो यहां से लेके यहां तक का यूनिट तो सेम ही रहेगा। कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ भी दिया है क्या? नहीं। डैश डैश तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम रहेगा।
जो यहां से है वो ऊपर तक सबके लिए सेम रहेगा, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, रेट पर यूनिट। समझाइए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डिविडेंड आएगा क्या, नहीं, डिस्काउंट रिसीव नहीं, मतलब कॉस्ट शीट में इतना ही आएगा। अब हम सबका पर यूनिट निकालना चाहे तो पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, 75,000 को 2500 से खुशबू क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, 30,000 को 2500 से डिवाइड किया, 25,000 को 2500 से डिवाइड किया, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चा ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अरे हाँ, ये समझा आपको। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमने ऑफिस एडमिन ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। यहां तक कुछ भी डाउट है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम है, सेल्स मालूम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको मिल गया कितना, 30,500। अंडरस्टूड? पक्का 100% समझा है सबको? सबको। अब इसके बेसिस पे 2024 का कैलकुलेशन करेंगे, एंड वो चीज आपको यहां पे दिया है। क्या बोला है, फॉर द ईयर 2024 इट इज एस्टिमेटेड दैट यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड विल राइज बाय 20%, मतलब 20% बढ़ेगा। जितना आपने प्रोड्यूस किया है या जितना आपने बेचा है वो 20% बढ़ने वाला है। तो मैंने प्रोड्यूस भी 2500 किया है, बेचा भी 2500 ही है, तो हमको 20% बढ़ाने का है। राइज मतलब बढ़ाना है, तो 2500 का 20% निकालोगे तो 500 आएगा। 500 बढ़ जाएगा, मतलब अब यूनिट्स कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 3,000। प्रोड्यूस भी 3,000 और सेल्स भी 3,000। अरे समझा, प्रोड्यूस में भी 3,000 और सेल्स में भी 3,000। एनी डाउट टिल हियर? अरे हाँ, नहीं है, हाँ, इसका मतलब देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट विल राइज बाय 10%, इसलिए हमने यहां पे सबका रेट पर यूनिट निकाला है। अब उसने बोला भाग्यश्री, जो रॉ मटेरियल का प्राइस था पहले कितना था, रॉ मटेरियल का प्राइस जरा देखो, तो पहले रॉ मटेरियल का प्राइस था 30 रुपए, बराबर है। अब उसने बोला कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो पर यूनिट था वो बढ़ेगा 10%, तो इसका 10% मतलब 3 रुपया बढ़ेगा। 30 के जगह पे अब 3 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 33 रुपीज हो जाएगा। अरे हाँ, तो अब यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस कितना हो जाएगा, 33। 3,000 इंटू 33 करो, 99,000। डन है। फिर उसके बाद बोला है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इंक्रीज बाय 25%। पर यूनिट, तो भाई पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस कितना था, 12 रुपया पर यूनिट, 12 था। अब 12 में कितना बढ़ेगा, उसने बोला 25%, तो 12 का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 12 का 25% वैल्यू कितना आ रहा है, 12 इंटू 25%। बेशर्मो, कितना, 3, 12 और 3 कितना हो गया, 15। यूनिट कितना है, 3,000, मल्टीप्लाई किया 45,000। डन है यहां तक? फिर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय ₹5,000 इन टोटल। डायरेक्टली 5,000 बढ़ जाएगा, पहले कितना था, अब 5,000 बढ़ गया, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, 5,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। वहां पे 30, यूनिट कितना है, 3,000, डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। समझा? तीनों को ऐड करेंगे स्नेहल तो अपने को क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो 99,000, 45,000 प्लस 30 करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझाइए। प्राइम कॉस्ट आने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री से रेट कुछ बोला है, यस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। तो पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना था, 16 था, 25% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ा दो, 16 का 25% इंक्रीज करो, देखो कितना आ रहा है, 16 का 25% वैल्यू बढ़ाओ, कितना आ रहा है, 20 रुपया, 4 रुपया आएगा, 4 प्लस 16 20 हो जाएगा ना, 3,000 तो 60,000 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। डन है। उसके बाद ऑफिस प्रीमाइसेस which was on rental basis in 2013 would be purchased by the company on which depreciation would be 6,000 in 2014.
अगर आप ध्यान दो तो पहले मैंने ऑफिस रेंट पे था, पहले मेरा ऑफिस रेंट पे था, इसलिए यहाँ पे ऑफिस रेंट आ रहा था और मैं रेंट कितना भर रहा था भाई, 12,000 भर रहा था। अब उसने भाग्यश्री क्या बोला कि हमने क्या किया, उस ऑफिस को खरीद लिया है, परचेज कर लिया है, तो अब रेंट देने की जरूरत है क्या? मतलब 2014 में रेंट तो आएगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन दिया है। कितना? 6,000। मतलब अब ये रिप्लेस हो जाएगा ऑफिस रेंट और उसके बदले अपने को क्या देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। कितना? 6,000। अंडरस्टूड? ठीक है। फिर आगे बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट रिमेन्स सेम। पहले सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था जरा देखता हूं, 5 रुपया था, तो अभी भी सेलिंग एक्सपेंसेस कितना रहेगा, 5 रुपया ही रहेगा। क्लियर है मैडम जी? क्लियर है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है, 20% ऑन सेल्स। वो तो एंड में ही सॉल्व करेंगे, और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर टोटल करते। अब अगर आप ध्यान दो तो इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं था। इसके बारे में बोला था क्या कि भाई ये अब आएगा नहीं, उसके बदले में ये आ गया, बट ऑफिस सैलरी के बारे में कुछ बोला था क्या? तो जब कुछ नहीं बोला था तो अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई सैलरी तो एम्प्लॉय को देना फिक्स ही है, तो ये तो सेम ही रहने वाला है। समझ में आया ये? तो ऑफिस सैलरी क्या रहेगा खुशबू? सेम। ठीक है बेटा, ऐसे किसी की यादों में ज्यादा खोते नहीं बेटा। ऑफिस रेंट तो आएगा नहीं। डन। अब कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट में दोनों चीज को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस 5 रुपया, यूनिट 3,000 है तो 15,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। इतना समझा? अब कॉस्ट ऑफ सेल आने के बाद प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% ऑन सेल्स। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, सेल्स को 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80। अब देखो यहाँ पे ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है, तो कॉस्ट का अमाउंट मालूम है, मतलब 80% अमाउंट मालूम है। कितना है? 2,80,000। कितना परसेंट है? 80%। तो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका अमाउंट कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 70 ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? दैट्स इट। तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। फाइनेंस अकाउंट से पहले हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया 2013 का, एंड ऑन दैट बेसिस हमने 2014 भी प्रिपेयर किया। समझ में आया ये? पक्का समझा कैसे कॉस्ट शीट सॉल्व होता है, फाइनेंस टू कॉस्ट कैसे कन्वर्ट किया? क्लियर हुआ गया? बस आज की क्लास में फिर मेरे हिसाब से इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।